नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। 2026 के इस पहले दिन की पहली क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो इस सेशन जो है आज का पहला नहीं है, इससे पहले आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स की बुक के विमोचन का वीडियो दिया है, लेकिन क्लास ये पहली है अपनी, जो जिसमें अपन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ाई करेंगे, जिसको पढ़ के सपने साकार करेंगे, वो पहली क्लास है। और आज कहते हैं कि आज के दिन जो काम, यूं कहते हैं कि साल जब भी शुरू हो रहा है उस दिन जो काम कर ले वो यानी कि करते रहते हैं अपन, यानी आज के दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 8 बज चुके हैं और आप सभी उपस्थित हैं और मैं भी हाजिर हो चुका हूं। इस 2026 का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और इस क्लास को पढ़ते हैं। इसके अंदर अपन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ने वाले हैं। और जहां तक मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं उसके आधार पे मुझे लगता है कि इसमें से सवाल बाहर नहीं जाएंगे। और मान लीजिए गया तो एक शंका होती है, सभी विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठता है, और गया तो सर तो कह रहे नहीं जाएगा, और गया तो गया तो बेटा मानकर चलना कि वो सभी के लिए बाहर जाएगा। आप किसी से पिछड़ोगे नहीं, ये बात पक्की है। जितना आप याद कर सकते हो, जितना इंसान याद कर सकता है अच्छे से और याद करके चयनित हो सकता है, उतना क्या उससे अधिक ही मैं पढ़ा रहा हूं। और जब मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है, फिर वो सभी के लिए बाहर है। निश्चिंत रहो और इतने शिद्दत से अपने लक्ष्य से प्रेम करो, इतनी मेहनत करो कि भैया 2025 भले ही बेरोजगारी में निकल गया हो, लेकिन 2026 को हम बेरोजगारी के साथ में पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है, इसी संदेश के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आगे सब चेक कर लेना, आसपास कोई 2025 में रह तो नहीं गया, सारे के सारे 26 में आ गए। 26 में दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, कई जनों लाग तो 2026 में सर क्या करा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी भविष्यवाणियां खत्म होने वगैरह कई बार अफवाहें उड़ी है, ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो ये लक्ष्य 2030 के और 35 के और लेकर क्यों चलते हैं, इनके अंदर ये सारी चीजें है। ठीक है टाबरो, पढ़ो बढ़िया, सपना साकार करो, कोई खत्म नहीं होनी है। ये तो लोगों की पता नहीं सोच कैसी हो गई कि खत्म हो जाएगी दुनिया, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी। सृष्टि को बनाने वाला, खत्म करने वाला सब उसके हाथ में है, अपने हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है। चलिए, बेरोजगारी को खत्म करना है अपने, दुनिया चाहे खत्म हो या नहीं हो। ठीक है टाबरो, देखो शिक्षा नीति पढ़ते हैं अपन, और ये है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानी जाती है। इसकी कई सारी चीजें जो है 1 जनवरी 2025 से लागू हुई है, लेकिन पूर्णतः अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है। धीरे धीरे इसके इनिशिएटिव लागू किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से अभी तक भी लागू नहीं हुई है। पूरी तरीके से लागू होगी तब तो स्कूल का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, 10+2 वाला फॉर्मूला ही नहीं रहेगा, वो सारा चेंज हो जाएगा और वही चीजें आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले रूपरेखा पढ़ते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैसे अस्तित्व में आई, इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसियां चल रही थी, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा भैया, देश में लंबे समय बाद में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी, और ये कब दी है अभी सब बताऊंगा कि अपने 2019 में प्रस्ताव रखा है, फिर वो सारी चीजें सब डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद में अगली यानी कि दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। अब देखो एक बार यहां पे मैं लिखता हूं 1968 में पहली शिक्षा नीति है। अब यहां से मैं ले लेता हूं इस 8 को इधर ले लेता हूं, इस 6 को इधर ले लेता हूं, एक्सचेंज। ठीक है, आप करते हो ना मैथ्स की कैलकुलेशन में, एक दूसरे का क्या बोलते हैं, इसको वज्र गुणा बोलते हैं। भाई मैथ्स में मैं थोड़ा कमजोर हूं, गणित में आप लोगों को ज्यादा पता होगा, है ना। तो ये जो है आप ऐसे कर लो, 1968 और 1986 है, तो 68 मैंने यहां लिखा है, फिर इसका ये 8 यहां ले लिया और इसका 6 यहां ले लिया, तो याद हो जाएगी ना। पहली और दूसरी याद होने का तरीका क्या है, हो गई नहीं याद। अब 86 में 6 और जोड़ दो, इसी 86 में 6 और जोड़ो, कितने आते हैं बताइए। अरे भाई साहब कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी खुश रहो, अपने अपने लक्ष्य पूरे करो, दूधो नाओ पूतो फलो, बेरोजगारी को मारो और सफलता के झंडे गाड़ो। ठीक है, अब बताओ कि 86 में 6 जोड़े तो कितने आए, 92 आए ना। तो बस इन सब के आगे 19 लगा देना, इन सब के आगे 19 लगा देना, ये है फॉर्मूला भैया याद करने का। ठीक है, कि शिक्षा नीति को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, चीजें याद करनी तो जरूरी है।
तो 1968 में पहली, 1986 में दूसरी, फिर जो है संशोधन हुआ था 1992 में, क्या हुआ, कुछ बदलाव किए, संशोधन मात्र हुआ था। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और फिर बाद में लगभग 34 साल बाद 2020 वाली जो है शिक्षा नीति। आप कहोगे कि आप सर के 92 बाद तो 34 साल हो ही नहीं रहे, अरे 86 से गिनना है, ये तो सिर्फ संशोधन है। 1992 जो है ये तो अमेंडमेंट है, एक तरीके का संशोधन है। ठीक है, तो 34 साल बाद देश में ये लागू की जा रही है। अब यूं है कि ये आई है 2020 में, इसको जैसे कि ये कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन अभी भी इसके जो है प्रावधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से लागू नहीं हुए। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई, और ये आप लोगों को भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कस्तूरी रंगन साहब को याद रखना है, कस्तूरी रंगन साहब से प्रश्न बनेगा भाई साहब। ठीक है, कस्तूरी रंगन साहब से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो कस्तूरी रंगन साहब को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। देखो इसकी रूपरेखा मैंने यहाँ पे लिए, यहां लिए, अगली स्लाइड में और लिए, और भी तगड़ी वाली लिए। अब यहाँ पे एजुकेशन कमीशन जो है आपको पता है 1964 में, कोठारी आयोग के बाद में फिर देखो यहाँ पे जो है 1968 के अंदर पहली शिक्षा नीति आती है, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आती है, और फिर ये जो है अमेंडमेंट होता है 1992, और फिर ये एनईपी 2020 अपन पढ़ते हैं। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्रम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सन ज्यादा कुछ याद नहीं रहे तो आप सीधा 68 से शुरू करना, 68 फिर 8-6 को इधर करके 86, फिर 92, फिर 2020, इतना। अब इससे और ज्यादा किसी को याद रह जाए कि गुरुजी मन ज्यादा याद हो सके थे, थोड़ी और मतलब सन वगैरह बता दो तो मैं बताऊं तो। ठीक है, मैं बताऊं, लो पहला आप बताओ, देखा कमेंट करके, क्योंकि मेरे यहां से बताता है कि एकदम ओके चल रही है, आप कहते हो कि अटक गई। हो सकता है कि इंटरनेट के अंदर कोई ना कोई ग्लिच चल रहा हो। अब अरे अटक गई बात छोड़ो, अब बताओ ना, अब थे सुन पा रही हो क्या नहीं, तो मैं बातचीत शुरू करूं। भागवत है, अब चल गई क्या, सबके चल गई क्या, अटक रही थी, अरे था थी थे को छोड़ देते हैं, अब रहा रही रहे पे आते हैं, चल रही है। ठीक है, ओके, करेंगे क्लास शुरू, चल आगे। ठीक, देखो कट हो में, हाँ, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है, यहां कैबिनेट को प्रस्तुत किया लेकिन पास नहीं हुआ। 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और यह शिक्षा नीति की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। कब मंजूरी दी है ये ध्यान रखना आप, मंजूरी दी है 29 जुलाई 2020 को, 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कुल जीडीपी का हिस्सा भी पूछ सकते हैं आपको, 6% हिस्सा जो है ये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये याद रखना, बढ़िया प्रश्न बनेगा इसमें से। फिर देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने 1 जनवरी 2025 से नई शिक्षा नीति के अभूतपूर्व कार्य किए, यानी कि कई सारे कार्य इस समय 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिए गए, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक भी लागू नहीं हुई है। 1 जनवरी 2026 को मैं ये क्लास ले रहा हूं, तब तक भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। इसमें क्या है, पार्शियली ही करेंगे इसको, धीरे धीरे ही लागू किया जाएगा। बात ही रुकी के क्लास चले, कमेंट बॉक्स बहुत स्लो हो जाता है ना, तो मुझे थोड़ा सा भय लगता है कि कहीं वापस रुक गई क्या। ये विद्यार्थी बहुत आजकल मन लगा के पढ़ने लग गए हैं, ये बहुत मतलब तल्लीनता से पढ़ते हैं, तो कोई कमेंट नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि तो पता चला गया कि क्या ध्यान चल रही कि नहीं चल रही। पक्ष मतलब है थोड़ी बतावे क्या, नहीं चल रही है सर, हम तो पढ़ रहे थे ढंग से। तो मैं भी चाहता यही हूं कि पढ़ो आप ढंग से, लेकिन कमेंट बॉक्स रुक जाता है तो लगता है कि पढ़ रहे हैं, क्लास दिख रही कि नहीं दिख रही। हाँ ठीक, चाल बात ठीक है, ओके, झंकार उठवा दो। अब देखो, विशेष रूप से ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी जो है, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब इसका शिक्षा मंत्रालय किया, पहले भी शिक्षा मंत्रालय नाम था। ठीक है, हालांकि पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसका 1985 में नाम बदलकर क्या किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था। अब वापस
क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। ये वैसे ही पद्माक्षी योजना की तरह, क्या बीच में इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना हुआ, फिर वापस पद्माक्षी योजना कर दिया, किया वैसे का वैसे ये MHRD का भी नाम है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको दिखेगा कम, क्योंकि ये मुझे तो दिख रहा है, मेरे 6/6 आई साइट नहीं है, फिर भी दिख रहा है कि गुरजी थान तो देखी वो बोर्ड मते पड़े है? तो यहां पे जो है अरे टबर लास्ट स्लाइड में कोठारी आयोग आयो तो ना, अब पाछो बताऊं, चिंता ही मत कर। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये पूरी टाइमलाइन है इसकी, ठीक है, ये पूरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। 1948-49 में नेशनल एजुकेशन कमीशन है, फिर 1952-53 के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनता है। फिर देखो 1964-66 के अंदर DS कोठारी आयोग, एजुकेशन कमीशन अंडर डॉक्टर DS कोठारी। अब मतलब धैर्य होना जरूरी है, लारे के सर कोठारी आयोग ना थे बताओ कौन पाचो, अरे आगे है और है। तो DS कोठारी आयोग 1964 से 66 तक आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो 1968 जो लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, पहली शिक्षा नीति आ गई। 1976 में आप लोगों को पता है 42वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। यहां पे लिखा भी है, ठीक है, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर शामिल हो गया। फिर 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आ गई 1986 वाली, यानी दूसरी शिक्षा नीति। फिर 1992 में क्या होता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोला जाता है इसको, जो संशोधन है एक तरीके का। क्या बोला जाता है इसको? प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोला जाता है। और 2016 के अंदर एक और आप लोगों को ध्यान रखना है, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आती है, सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आती है 2016 के अंदर। और 2019 में फिर कस्तूरी रंगन कमेटी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, देखो 2017 में इसको गठित तो कर दिया, लेकिन इन्होंने मसौदा कब रखा है? 2019 में रखा है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा मसौदा 2019 में रखा गया, फिर 2020 में ये पॉलिसी आती है। तो ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है। अब नहीं अटक रही भाई, अब क्लास एकदम सही चल रही है, अब नहीं अटक रही। अब जिसके अटक रही है यानी कि उनके वहां पे हो सकता है समस्या हो। तो ये टाइमलाइन है, या नहीं भी दिख रहा हो ना, चिंता मत करना। वीकेंड पे आप लोगों को सभी को PDF दी जाती है, PDF में आराम से आप देखना, PDF में क्वालिटी डाउन होती नहीं है। तो ये सारी की सारी मैंने बोल के बताया। वैसे यदि आप अच्छी क्वालिटी में देखते हो क्लास को, तो आप लोगों के ये भी क्लियर दिखता है, ठीक है, ये भी क्लियर, एकदम क्लियर कट देखी। लेकिन कई जना के टाबरों के बड़े डेटा भी कम है, क्लास ज्यादा देखने में, कटी मैराथन क्लास में रिवीजन भी चल रही है वगैरह, तो वो अपना डेटा बचाने के चक्कर में 240 या ऐसी स्पीड में देखते हैं, तो फिर उनको होता है कि ये शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी में देखोगे दिख जाएगा। चलो अब स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं आगे। अब तो भैया नहीं अटक रही है रे, सही चल रही है अब क्लास। हाँ वो बात एक ही है कि नेशनल NEP और NP एक ही है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कह दो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह दो। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको NEP 2020 के नाम से प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो ठीक है, मैंने टाइमलाइन आप लोगों को बताई है इतनी सारी कि ये पूरी भाई रूपरेखा ये ऐसे आई है अपने ये वाली शिक्षा नीति अस्तित्व में। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि जब ये अस्तित्व में आई थी उसी समय मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल अपने देश के 5 अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से 2 मैंने अभी भी लिए। अब मेरे पास में क्या मोबाइल चेंज हो गए, तो मैंने क्या है फिर वापस फेसबुक से उठा कर लिया। और आप लोगों को यह भी जान के खुशी होगी कि आज ही के दिन 1 जनवरी 2022 को अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। 4 साल पहले 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। आज फेसबुक ने वापस याद दिलाया कि भाई साहब आपने 1 जनवरी 2022 को एक पोस्ट डाली थी कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। मैंने टेलीग्राम पे डाल के आप लोगों के साथ में भी खुशी साझा की है, रिमाइंड किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो
तो ये अभी शायद यहाँ ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बाद में भेजूंगा तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। तो ये जो है एनईपी 2020 पे तो अपना 4-5 साल पहले, ये देखो कौन सी तारीख को आया था पता है, ये एक बार ये 9 अगस्त 2020 को आया था। ये कब आया था? 9 अगस्त 2020 को आया था। 5 साल पहले भाई साहब अपना आर्टिकल 5 अखबारों में प्रकाशित हुआ था ये आर्टिकल। ठीक है, तो मतलब प्रयासरत तो बाबूजी जदू कर रहा हाँ, लेकिन अब नजरों में अब आवे कि हाँ भाई गौरव सर भी की राजस्थान में काम करे हैं, अब टाबर सपोर्ट भी बहुत करे, टाबर खुश भी बहुत है। तो मतलब अब जो है ये चीजें उस समय से अब ये समय नहीं मिल पाता। मुझे आर्टिकल लिखने का बहुत शौक था, मैं काफी विश्लेषण करने के बाद में चीजें लिखता था, लेकिन अब समय मिल ही नहीं पाता। अपने शौक देने के लिए अब समय है ही नहीं, अब विद्यार्थियों के सपने पूरे करने के लिए ही लगे रहते हैं। ठीक है जी, गुरुदेव पढ़ा था पर मैं जानता नहीं था उस समय। देखो सौभाग्य, हमारा सौभाग्य भाई साहब, ठीक है, कि उस समय आपने ये आर्टिकल पढ़ा था, 5 अखबारों में प्रकाशित हुआ था उस समय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके उद्देश्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के। अब यहां पे ये ध्यान रखना है 2035 तक का लक्ष्य लिया है। अब कौन अफवाह उड़ा रहा था कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, जब खत्म ही हो रही होती तो फिर 26 तक का लक्ष्य नहीं लेते, 35 तक का लिया इन्होंने, है। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा का जो है 26.3% से बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया है 50% तक। ठीक है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। और ड्रॉप आउट क्या होता है बताओ? ड्रॉप आउट किन कहवे? ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट यानी कि कोई बच्चा है जिसका नामांकन विद्यालय में हुआ और फिर वो है किसी न किसी तरीके से विद्यालय नहीं आ पा रहा है, या फिर वो विद्यालय से वंचित रह रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो उनका वापस नामांकन करना, वो ड्रॉप आउट है। स्कूल में मतलब गैप आ गया एक तरीके से। ठीक है, बीच में स्कूल छोड़ी है किसी भी कारण से, तो वो ड्रॉप आउट में आते हैं। अब ड्रॉप आउट मान लीजिए किसी पंचायत के अंदर कोई बच्चे हैं, तो वो पंचायत उजियारी पंचायत में नहीं आती। अब उजियारी पंचायत वही होती है जिसके अंदर 0 ड्रॉप आउट है, जिसमें सारे बच्चे जो है स्कूल में लगातार आते हैं, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ने के लायक है और उसका एडमिशन नहीं हो रखा। तो वो मतलब आती है किसमें? उजियारी में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी बीच बीच में। ठीक है, अब देखो ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास। अब यहां पे लिखा भी फिर से है, यानी कि वो पहले स्कूल आ रहा था फिर बीच में छोड़ दिया है। तो ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? जो घुमंतु परिवार होते हैं ना, जैसे कि बंजारा हो गए, कालबेलिया हो गए, ये जो घुमंतु परिवार होते हैं, एक अपने गाडोलिया लोहार हो गए, तो ये क्या है कि जगह चेंज करते रहते हैं, तो इनमें ये ज्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको एक एक बात समझनी होगी, तब जाके आप कंसेप्ट वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट वाले प्रश्नों के लिए आप लोगों को ये लैंग्वेज पढ़नी होगी। अपनी क्लासें अभी पूरी तरीके से आप लोगों के कंसेप्चुअल ही चल रही है, और क्लासें हमेशा से मैंने कंसेप्चुअल ही चलाई है, समझाई है बच्चों को कि ये इस तरीके से होता है। जो नियमित क्लास देखते हैं वो असफल नहीं हो सकते, ये बात तो मैं कह सकता हूं आपको। साल 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये टारगेट रखा गया। इसके अंदर उद्देश्य इसका युवाओं को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, व्यवसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाना। देखो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जोर व्यवसायिक शिक्षा पे दिया गया है। व्यवसायिक शिक्षा पे इसलिए दिया गया है कि भाई यदि उसे यह शिक्षा मिली तो कोई भी व्यक्ति, ये बच्चे जो बड़े होंगे वो बाद में भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से अपने अंदर जो है कौशल विकसित कर लेंगे, स्किल्स डेवलप हो जाएगी उनके अंदर, वो कमा कर खा सकते हैं। और जब वो कमा कर खा रहे हैं यानी कि उस देश की आर्थिक गति भी बनी रहेगी। यदि गरीबी बनी रहती है, बेरोजगारी बनी रहती है, तो उस देश की गति भी रुकती है, देश की आर्थिक गति रुकती है, सभी तरीके से विकास रुकता है। और हर व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कमा रहा है, वो ये मान के चलिए कि अपने देश को भी सपोर्ट कर रहा है, वो देश भी आगे बढ़ रहा है पूरी तरीके से। तो ये यहां पे इस शिक्षा नीति के अंदर
व्यवसायिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कभी पूछ रहे आपको कि इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है, तो व्यवसायिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, नए सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने में जोर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना और शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब देखो, इस नई शिक्षा नीति के अंदर आप लोगों को ध्यान देना है कि इन्होंने किताबी कीड़ा जो बनता है ना बच्चा, एक उस किताबी कीड़ा बनाने से बचाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देने पर जोर दिया है। प्रायोगिक शिक्षा पर ज्यादा जोर है, व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर है। ठीक है, ये सारी ध्यान रखनी है। भाषाई शिक्षा पे ज्यादा जोर है, स्थानीय भाषाओं पे जोर दिया गया है, ऑनलाइन शिक्षा पे जोर दिया है, डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया है। ये जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ये सारे आपको यदि पूछेंगे तो कूट मिलान वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। सर इलोजी की सवारी राजस्थान में कहां निकलती है? बंदरपाली के अंदर निकलती है। यहाँ बंदर नाम का एक गांव है ना, भाटून बंदर साथ में बोलते हैं, वहां पे निकलती है। ठीक है, अब बीच में सवाल नहीं, सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान दो। मेरी परीक्षा मत लिया करो बीच बीच में, मन तो याद है जने मैं पढ़ा हुआ सारी चीजें। ठीक है, और हम तो उस दौर से निकले जब शर्त लगा के डिस्कशन करते थे कि यदि 3 सेकंड में सवाल का उत्तर नहीं आया तो पूरा टॉपिक रात भर बैठ के चाहे पढ़ना पड़ेंगे। वो दौर देखा है हमने। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐड हो जाता था ना नया, तो उसको तो सवाल पूछ पूछ के घायल कर लेते थे। आधा कंपटीशन तो हम खुद ही खत्म कर देते हमारा। ये आया कि ये नया आया, भाई साहब बौछार करते थे सवालों के, आधा कंपटीशन खत्म। तो ए बीच में मत पूछिया करो, थे पढ़ लियो खाली। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो, स्कूली शिक्षा में सुधार। अब यहां ये आप लोगों के लिए मेन मुख्य स्लाइड है, ये मुख्य स्लाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इसमें पूरा पैटर्न ही चेंज कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 वाला मॉडल चल रहा है। अभी यही है, 10+2 है। 10वीं के बाद में सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो 10+2 वाला स्कूली शिक्षा के अंदर क्या है, 10+2 ही है। 10+2 वाला जो शैक्षिक मॉडल है उसके स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 किया गया। 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया, ये सबसे मुख्य चीज है। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसी को समझना है अपने को। ठीक है, इसमें इनके ये विभाजित करने की, यानी कि ये 5 जो यहां पे दे रखा है 5 साल, ये फाउंडेशनल स्टेज है। इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फिर आती है प्रीपरेटरी स्टेज यानी कि प्राथमिक स्तर, फिर आता है मिडिल स्टेज यानी मध्यम स्तर, और फिर आ जाती है आप लोगों के सेकेंडरी यानी कि अंतिम स्तर जो है वो आप लोगों के सेकेंडरी स्टेज आती है। अब इसमें क्या है, यहां से समझो इससे कि सबसे पहले क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। इसमें 3 से 6 वर्ष आयु कितनी बच्चे की, 3 से 6 साल की, और ये आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ते हैं बच्चे यहां से, यानी कि ये एक तरीके से प्री प्राइमरी हो गई। ये क्या हो गई, अभी तक अपन देखते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर जैसे कि बच्चे जाने शुरू कर देते प्री प्राइमरी में, तो यहां पे ये क्या हो गई, प्री प्राइमरी हो गई। फिर देखो ये दोनों एक ही स्टेज के अंदर आएगी। ठीक है, 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष यानी 5 साल की है ये। फिर यहाँ पे जो है ये आंगनवाड़ी से फिर ये प्री प्राइमरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तो आंगनवाड़ी और ये दोनों शामिल ही रखी है, तो ये नर्सरी यानी कि प्री प्राइमरी आ गई। अब बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा के अंदर आएगा अपने, यहाँ पे 8 से 12 वर्ष का बच्चा होगा। इसके अंदर आगे फिर 3 साल, यहाँ पे ये तो हो गए 5 साल, ये 5 प्लस फिर ये आ गया 3, ठीक है, प्लस ये आ गया 3 प्लस ये आ गया 4 साल। ठीक है, 8 से 12 वर्ष कक्षा 3 से 5 तक यहाँ पे पढ़ेगा। फिर 11 से 14 वर्ष का बच्चा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेगा, और 14 से 18 वर्ष का बच्चा 9 से 12वीं कक्षा तक पढ़ेगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्कूली शिक्षा चलेगी। अब वो नहीं है कि पहली से 10वीं तक सीधा 10वीं तक की, उसके बाद में 10+2 करते थे फिर सब्जेक्ट लेता था वहां पे। अब ये नहीं है, अब सिस्टम है 5+3+3+4। ठीक है, ये प्रणाली लागू होगी। यानी कि सबसे पहले तो देखो फाउंडेशनल स्टेज आ गई, जिसमें ये पहले जो 3 साल है वो आंगनवाड़ी के अंदर आ गया, बाल वाटिका वगैरह वो हो गई, है ना। फिर आगे आपके कक्षा 1 और 2, पहले 3 साल ये जो आंगनवाड़ी वाली है ना,
ये आ गई आप लोगों के बाल वाटिका कह सकते हो, आंगनवाड़ी कह सकते हो, ये आ गई इसके अंदर। ये तो आएगी 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर आ गई यहां पे। और फिर ये जो नर्सरी गई है ये कक्षा 1 और 2 इसके अंदर आ गई, कक्षा 1 और 2 आ गई। फिर ये कक्षा 3 से 5 है, ठीक है। यहां पे ये 2 साल हो गई, तो ये टोटल मिला के कितने साल हुई, 5 साल की शिक्षा हुई। फिर यहां पे ये स्टेज आ गई, तो यहां पे जो है कक्षा 3 से 5, कक्षा यहां पे कौन सी आई, 3 से 5, कक्षा 3 से 5 तक बच्चा। फिर यहां पे आ गई क्लास 6 to 8, फिर यहां पे आ गई 6 to 8 क्लास आ गई, और फिर 9 से 12, फिर 9 से 12। इस तरीके से ये इसको डिवाइड किया गया, इस तरीके से विभाजित किया। ये फॉर्मूला ही आप लोगों को ध्यान रखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ वही है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली दूसरी 5 साल की शिक्षा तो वो हो गई। उसके बाद में जो है फिर तीसरी से 5 हुई, उसका एक अलग चरण बना दिया है। फिर आगे आप लोगों के तीसरी से 5वीं हो गया, फिर छठी से 8वीं एक चरण बना दिया है। इस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो उच्च शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए गए हैं। उच्च शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए हैं कि बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इस शिक्षा नीति से पहले की नीति के अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री नहीं मिलती है। अभी तक भी यही हो रहा है कि उसे डिग्री नहीं मिलती थी, जिससे पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहता था। मान लीजिए बीच में किसी ने कॉलेज छोड़ दी तो उसे डिग्री नहीं दी जाती। नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं, इस चीज में परिवर्तन किया। यदि 1 साल की पढ़ाई पर किसी ने छोड़ दिया, 1 साल की उच्च शिक्षा 12वीं के बाद की बात हो रही है, 1 साल उसने की, उसके बाद में उसके कोई काम आया, उसने छोड़ दिया, तो उसे जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी तक तो यही हो रहा है कि कुछ भी नहीं मिलता। अब इसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस 1 साल के लिए। 2 वर्ष की पूरी कर दी है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 या 4 वर्ष की कर लेता है यानी कि पूरी कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो इस तरीके से इसको यानी कि जितना पढ़ा है उतना उसका महत्व रहेगा, जितना उसने पढ़ लिया उतना महत्व रहेगा। ये मेन मुख्य बदलाव है साथियों, ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती करने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या है, इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त अंकों का क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, और अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी बात सही की है। इसके अंदर जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की है, किंतु जो शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की रहेगी। कि जिनको शोध करना है, उच्च अध्ययन करना है, तो उनके लिए डिग्री 4 वर्ष की है। जो नहीं चाहते कि उनको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, उनको 3 वर्ष की ही करनी है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, तथा इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जा रहा है। क्या संयुक्त, अब जैसे आपके होती है ना बीए बीएड साथ में हो रही, संयुक्त हो रही है, वैसे कि वैसे आप लोगों के यदि सीधे उसको एमए भी करनी है, मान लीजिए बीए के साथ, तो 5 साल का ऐसा संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स आएगा। ठीक है, ये। और कोई के पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी ने एडमिशन लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो 1 साल बाद छोड़ना चाहे तो भी ऑप्शन उसके पास में रहेगा। यानी कहीं भी वो सोच रहा है कि मैं अब ये पढ़ाई छोड़ के और धंधा करूंगा या कहीं पे सेट हो रहा हूं, तो वो बीच में छोड़ेगा, तब तक भी उसको जो है वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रमाण पत्र कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए समान नियम रहेंगे कि अब तक जो अलग अलग थे वो अब इनके लिए समान नियम हो जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, इन सभी को समाप्त करके रेगुलेटरी एक बॉडी बनाई जाएगी, उसके अनुसार काम होगा। ठीक, ये सारा का सारा कहां पे बदलाव हुआ है, देखो ये वाला तो मैंने बताया आपको, स्कूल एजुकेशन 10, ये 12वीं तक का हो गया, 10+2 वाले मॉडल को चेंज करके 5+3+3+4 वाला मॉडल है। और यहां पे आ गए अपन, तो ये है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा है भाई साहब। उच्च शिक्षा के अंदर ये बदलाव किए गए हैं। ठीक है, हाँ एमफिल वाला जो बताऊंगा अभी आगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एमफिल को खत्म किया वो भी बताएंगे। अब देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो देखो, अब शिक्षकों से संबंधित सुधार क्या हुआ है, नेशनल मेंटरिंग प्लान है। इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा, शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा, और पदोन्नति भी अब योग्यता
यानी कि शैक्षणिक प्रशासन और समय समय पर कार्य प्रदर्शन के आकलन पे आधारित होगी। यानी कि अभी तक पदोन्नति कैसे हो रही है, डीपीसी हो रही है, ठीक है, या पदोन्नति हो रही है, तो एक नियम जो बने हुए हैं, मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया, अब उसने चाहे अच्छा काम किया या नहीं किया, एक जो उसका सीक्वेंस बना हुआ है, जो नियम बने हुए उसके अनुसार उसकी पदोन्नति होगी तो होगी। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, यदि आपने ढंग से काम किया है तो ही प्रमोशन होगा, नहीं ढंग से काम किया तो भाई साहब ढंग से काम करो तब प्रमोशन होगा। ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया गया और प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो, यानी 25 बच्चों पर एक मास्टर, और यहाँ पे सामान्य जगह है 30 बच्चों पे एक मास्टर, ये अनुपात कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगी कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास यानी पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार, खुद में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा ले। उन्हें भी यह शिक्षा दी जाएगी। जब उन्हें शिक्षा दी जाएगी तभी तो वो बच्चों को सिखाएंगे। तो ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों जैसे कि जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील से संबंधित कार्यों में शामिल न करने के भी सुझाव दिए हैं। अब होता हकीकत में आप लोगों को बताऊं, अब मान लीजिए किसी स्कूल में 5 टीचर का या 6 टीचर का स्टाफ लगा हुआ है, उसमें हकीकत ये हो रहा है कि एक टीचर तो पोषाहार संभालने में ही चला जाता है। पहले पूरी सब्जी लानी है, आटा दाल नमक वगैरह जो भी खत्म हुआ वो व्यवस्था करनी, उसके बाद में मान लीजिए दूध भी लाना है, योजना चल रही है तो दूध के लिए व्यवस्था करनी है, उसके बाद में गैस की टंकी खत्म हो गई या नहीं हुई ये व्यवस्था करनी है, आटा पिसा या नहीं पिसा ये करनी है, उसके बाद में उन सभी चीजों को जो है रिकॉर्ड में संधारित करना होता है। तो मतलब एक मास्टर तो आप मान के चले कि पोषाहार के अंदर लग जाता है, दूसरा एक मास्टर कोई ना कोई बीएलओ होता है या ऐसे काम, अभी देख लो बीएलओ की सबकी ड्यूटी लगी थी, है ना। तो ये सारे काम हो गए। एक फिर जो है बहुत सारी ऐसी डाक मंगा दी जाती है स्कूलों में, रनिंग स्कूल में, कि फलानी डाक भेजो अभी का अभी, ये अर्जेंट अर्जेंट। 6 मास्टरों का भी यदि स्टाफ लगा हुआ है स्कूल के अंदर तो इन सभी काम में मिला के 2 मास्टर तो इसमें बिजी रहते हैं। तो यानी कि ये काम करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना ही नहीं है। फिर अपन कहते हैं, फिर तुलना करते हैं लोग कि प्राइवेट स्कूल में तो क्या है, या पढ़ाई में देखो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो और योग्य टीचर लगे, एग्जाम देकर लगे, लेकिन उनके पास में गैर शैक्षणिक कार्य कितने हैं, दिए कौन, देता कौन है, सरकार देता है गैर शैक्षणिक कार्य। उन्हें शुद्ध रूप से पढ़ाने दिया जाए तो वो तो ऑलरेडी योग्य टीचर है। तो ये कई सारी चीजें जो लोग नहीं देखते हैं, और ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो है ये करना बहुत जरूरी है। इन सभी के लिए या तो अलग से भर्ती निकाल देनी चाहिए। मेरा एक सजेशन है सरकार को कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए हर स्कूल के अंदर, इन सब कार्य के लिए एक पोस्ट। बहुत बेरोजगार है, यदि उनमें सैलरी कम रख के भी दी जाए, 10-15 हजार सैलरी यदि फिक्स कर दी जाए कि इतनी सैलरी देंगे, तो भी बहुत बेरोजगारी है, लोग फॉर्म भरेंगे, लोग लगेंगे, कार्य भी सही ढंग से होगा, शिक्षा भी सही ढंग से बटेगी और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे ये सब चल सकती है। एक पोस्ट क्रिएट कर देनी चाहिए कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनको ये कोई मतलब काम नहीं करना है, भले इसमें योग्यता कम रखी जाए, 10वीं 12वीं रख दे, तो वो व्यक्ति भी ऐसे सारे डाक बनाने संबंधित है, पोषाहार है, बीएलओ है, बाकी जितने काम है, तो ये आवाज पता नहीं उन तक आगे तक जाती नहीं है। ये सजेशन मैं देना चाहूंगा कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए हर स्कूल के अंदर जो इन सभी अदर वर्क के लिए, गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए, ताकि शिक्षक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा सके, उनके ऊपर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव नहीं हो, शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और बाकी जो अन्य कार्य है वो उसके अंदर भी सुधार होगा। तो ये बात आगे पहुंचाओ आप लोगों के अंदर बहुत क्षमताएं हैं। देखो, ईसीसी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी 10+2 यानी 10+2 या अधिक योग्यता और 1 वर्ष जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्यता का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। ठीक है, ये कार्यक्रम इनको कराया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास भी किया जाएगा। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका भी विकास किया जाएगा।
और वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा और संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, संविदा शिक्षक की बजाय नियमित शिक्षक रखने पर जोर दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसमें है? शिक्षकों से संबंधित सुधार के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चले, शिक्षण प्रणाली में सुधार। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, अभी भी नहीं है, अभी सही ढंग से लागू नहीं हुई है, प्री स्कूलिंग वाली नहीं होती थी। बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारंभ करता था, सीधा पहली कक्षा में एडमिशन होता। लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ईसीसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा प्रारंभ की जाएगी, आंगनवाड़ी के माध्यम से। वही अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है 5+3+3+4, तो पहले जो है एलकेजी यूकेजी और ये नर्सरी वाला, ये फॉर्मूला अब गवर्नमेंट स्कूलों में चलेगा। एलकेजी यूकेजी नर्सरी गवर्नमेंट स्कूल में होगी, पहली दूसरी होगी, तो ये 5 साल का पूरा बच्चे का कार्यक्रम है। फिर जो है दूसरी तीसरी, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी वाला। तो पहले जहां कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। अब 11वीं में आते हैं, 10वीं कर ली, 11वीं में सब्जेक्ट चुनते हैं, स्ट्रीम कौन सी लेगा बच्चा 11वीं में चुनता है। अब कक्षा 9 से उसको जो है स्ट्रीम चुनने की आजादी रहेगी। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि इस एज से ही, इस स्टेज से ही वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है, तो उसकी रुचि उसके अंदर है तो वो और गहराई से उसे जान सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। अभी वैसे 2 बार करवाने का मैंने एक आप लोगों को वीडियो बना के भी बताया था कि करवाने का जो है 2 बार एग्जाम करवाने का मतलब स्कोर सुधार सके बच्चे, उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है। तो ये सेमेस्टर प्रणाली के आधार पे ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट बता रहे हैं। एनईपी 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात कही गई। अब बताओ, नाश्ता भी दे। अब कोई मास्टर वो पढ़ाने वाला ही है, वो अभी तक तो खाली खाने की व्यवस्था करते हो, दूध की व्यवस्था करते हो, अब नाश्ते भी करनी है तो भाई साहब एक आदमी तो गई हो पोषाहार के अंदर ही। तो ये सारे करने के साथ साथ एक पोस्ट भी क्रिएट करनी चाहिए, बेरोजगारी भी मिटेगी, पोस्ट भी काफी सारी आ जाएगी, और साथ साथ में क्या होगा कि ये गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक मुक्त रहेंगे, तो शिक्षा पे अच्छा जोर दिया जा सकेगा। शिक्षा जो है बहुत अच्छे से दी जा सकेगी। नहीं तो ये खाना नाश्ता ये इनमें ही चली जाएगी, चाय बनाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, है यही चीजें। अल्लाह के ब्याह चवरी भी बट मनाई बाद में कि जो 18+ हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड रखो, इनकी शादियां भी यही स्कूल में चवरी मांड के करानी है, कई सारे ऐसी योजना भी आ जाएगी फिर। तो ये हालांकि ये मतलब मिड डे मील के साथ में नाश्ता देना एक अच्छी योजना के अंदर आता है, लेकिन मैं शिक्षकों की पीड़ा देखते हुए कहता हूँ शिक्षक क्या क्या व्यवस्था करेंगे, है? आज मिर्ची बड़े निकालो, आज कचौरी निकालो। अधिक मेहनत वाले विषयों में की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है क्या? सुबह के समय के पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में, यानी कि ये किस लिए है नाश्ता वाला काम? क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है ना, प्रायोगिक शिक्षा दी जा रही है। तो प्रायोगिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एफर्ट उसमें लगेगा। तो भाई साहब टाबरों ने क्या, नाश्ता भी करो, है, खानो भी खाओ, दूध भी पियो, सब ये सारी चीजें व्यवस्था। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। अरे टाबरो थे सब नौकरी लग जाओ रे, स्कूल में खानो नाश्तो सब मिले। अरे तुम्हें नहीं मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तुम्हें तो बनवाना है। शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार देखिए, शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार देखिए। इस नीति में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया है। इसमें 3 भाषा फॉर्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। स्थानीय भाषा वाली चीज बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि
बच्चा स्थानीय भाषा में बहुत अच्छे से सीखता है। थे ध्यान दो, कदे भी किन्ने भी एक गाड़ी वगैरह सिखाने रो है नहीं, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है तो भी वो सीख जाया करे। क्यों? क्योंकि स्थानीय भाषा में सुनता है वो कहीं ना कहीं से, है ना, कहीं ना कहीं से स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ता ही है। ये ऐसी चीज है जो एक बिना सिखाए सीख जाता है कोई भी व्यक्ति, है। और यही ऐसी चीज है, कोई भी आदमी, आप देखना, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति जो है जब उसे गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो वह स्थानीय भाषा बोलेगा, तब वो स्थानीय भाषा अपने आप निकलती है। कोई भी चीज जल्दी कैसे सीखेगा? स्थानीय भाषा में सीखेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा यानी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। जो मैकाले पद्धति थी ना, वो कि इंग्लिश में करवानी नहीं, चाहे की भी स्कूल है, प्राइवेट में चाहे सरकारी, स्थानीय भाषा में ही करानी है। नहीं आजकल थे प्राइवेट स्कूल में चला जाओ तो मतलब कोई हिंदी भी बोल दे तो भी टोक दिया करे। स्थानीय भाषा तो छोड़ो, मारवाड़ी बोल देना। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो मैं मारवाड़ी ज्यादा मतलब वो करा कि भाई थे स्थानीय भाषा में जल्दी सीख सको तो स्थानीय भाषा में बोलो, की दिक्कत को नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप चले जाओ तो स्थानीय भाषा पे तो सीधा कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग। तो ये मतलब चल गया। और ये प्रावधान लागू होते ही वो भले कैसी भी स्कूल है उनको स्थानीय भाषा में ही पढ़ाना है उसके बाद में, ठीक है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। अब क्या होता है, तथ्य लैंग्वेज संस्कृत लेनी ही पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शनल कर दिया है कि थोपा नहीं जाएगा, विकल्प है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जबरदस्ती वाले सौदा नहीं है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है इसके लिए, ठीक है। और बधिर छात्र जो कान से सुन नहीं सकते, बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। और भारतीय संकेत भाषा साइन लैंग्वेज जो होती है ना, ऐसे मतलब किसी तरीके से साइन लैंग्वेज देखा आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से, जिनको साइन लैंग्वेज की जानकारी होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्ट करते हैं, अभिनय करते हैं। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैंने साइन लैंग्वेज देखी है। कहां देखी है बता? इस बार आईपीएल में या कहीं पे ये भाषा वाला ऑप्शन था, साइन लैंग्वेज वाला भी, कि आपको कमेंट्री सुननी है तो साइन लैंग्वेज में। तो उसमें क्या है, साइन लैंग्वेज वाले टीचर होते हैं, वो ट्यूटर होते हैं, वो बोल उन जिनको नॉलेज होता है तो वो साइन लैंग्वेज में बताते हैं पूरा का पूरा। आईपीएल में ही थी शायद, तो मैंने काफी बार देखे उनको। मैं देखता कि वास्तव में कितना वो अलग तरीके से इनको कैसी ट्रेनिंग मिली होगी, कि कितना इनको सिखाया होगा कि ये चीज सीखे। और इनको देखकर वो जो बधिर होते हैं या वो सुन नहीं सकते, वो समझ जाते हैं पूरी चीज। वास्तव में ये चीजें कई बार मैं देखता हूं ना, तो मेरी सोच जो है रुक जाती है एकदम से, कि ये भी चीजें बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को मनोरंजन का भी अधिकार है। तो वो भी यहाँ से ये चीजें भी देखकर वो भी समझता है, ठीक है। तो इसको जो है मानकीकृत किया जाएगा। छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। बताओ, देखें अब चल गई क्या? इंटरनेट की शायद कोई समस्या है। कल बुलाएंगे इंटरनेट वाले भाई साहब को चेक करने के लिए। ये भाई साहब चेक करो क्या है, हमारी क्लास अटक कैसे रही है। बताओ टाबरो, चाल गई के है बढ़िया। देखो आनंद आओ तो इतनी फ्लो में क्लास चलती है आज तो, मतलब अलग ही फ्लो चल रहा था और क्लास रुक गई। 1500 बच्चे जुड़े हुए थे। अब देखो मेरे में चल रही है, आप लोगों की चल गई, ठीक है। अरे थोड़ी 10-15 मिनट रही है अरे टाबरो, एनईपी पूरी कर दा, नहीं तो बस कल पढ़नी पड़ी, ठीक है। की नजर लाग ही देगी। अरे यार ये आदमी लगातार काम कैसे कर रहा है, रुकता ही नहीं है। ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, नजर लाग सकेगा? ये नजर वजर कोई चीज नहीं होती है। चलो, तो देखो ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। कई बार मेरी इच्छा होती है कि स्कूल में फिर से एडमिशन ले लिया जाए, अरबी फारसी सीखी जाए, है
अलग अलग तुर्की वुर्की भाषा सीखी जाए। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये भाषा संबंधी सारी चीजें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बेटा। चले आगे। भारत उच्च शिक्षा आयोग, देखो भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं HECI। इसको संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को भी मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा, इसके अलावा सारी आ जाएगी इसके अंदर। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। और HECI क्या है अभी यहां ऊपर बताया, HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया जाएगा। कौन से 4? तो देखो, नंबर 1 है आप लोगों के विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद। नंबर 2 है मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद। नंबर 3 रहेगा वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। और नंबर 4 रहेगा प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। ठीक है, अब हो सकता है इनमें से प्रश्न शायद, मेरा मानना है ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है, अभी तक जो बताया मैंने आप लोगों को वो ज्यादा पूछने की संभावना है। अब देखो, ये तो प्रमुख लक्ष्य है कि प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान दिलाना वर्ष 2025 तक का लक्ष्य था। वर्ष 2030 तक पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य हासिल करना। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक करना। ये व्यावसायिक वाला भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। लगभग ये सारे लक्ष्य मैंने आप लोगों को बता दिए। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना। अब देखो, परीक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकता है। ठीक है, परीक्षा देने के लिए जो विषय, उनमें से कई विषय चुन सकता है। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त किया जा सके। ये वही चीज है जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था ना आप लोगों को, कि 2 परीक्षाएं, इसमें से जो है नंबर किसमें सुधारना है, उनमें फिर से भी परीक्षा दे सकता है वो। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। कौन सा? विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं। परख छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। 360 असेसमेंट, छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 असेसमेंट के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सामग्री, सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक और सहपाठियों द्वारा किया जाएगा। यानी कि 360 उसने जो है सिर्फ पढ़ाई में, किताबों में नहीं, वो अन्य गतिविधियों में कैसा है, व्यवहार में कैसा है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप पोर्टल और खुला विद्यालय योजना, इसमें देखिए SC, ST और OBC के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी स्कॉलरशिप देके जो नहीं भी आ रहे उनको भी जोड़ा जाएगा। IIT और IIM की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें NIOS और राज्यों में के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए गए ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। यानी कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसकी पूरी व्यवस्था NEP के अंदर जितनी चीजें, यानी जहां जहां शिक्षा में गैप आ रहा था, किस तरीके से वंचित रह रहा है, कोई बीच में कॉलेज छोड़ रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रख के इसके अंदर समावेश किया गया है। NIOS यानी राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां
जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा। हॉस्टल बनेंगे, निःशुल्क छात्रावास बनेंगे, जिसमें वो रह सके, वहीं पे पढ़ने की भी व्यवस्था हो सके, इनको जो है किया जाएगा। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी। हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये 2026 वाला साल बहुत सारी खुशियां और आपकी सफलता लेकर आए, यही मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। देखो, नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, एमफिल यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। पीएचडी के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर एमए, उसके बाद में एमफिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होती थी, एमफिल, वो समाप्त कर दी जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार की वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ का गठन किया जाएगा। ठीक है, एनआरएफ यानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे फटाफट। यूं पहला के देखो, अब है ना, मैंने आप लोगों को यहां तक एनईपी पूरी तरीके से समझा दी। अब मैं इसी एनईपी का फिर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवीजन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, वो रिवीजन करवा रहा हूं, जैसे कि ये जो है आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखिए, अभी मौजूदा ढांचा क्या है, वो ये है 10+2 वाला ढांचा है। अब नया ढांचा ये बढ़ेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो देखो, ये क्या है, फंडामेंटल स्टेज है, यानी फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है इसको। इसमें क्या है, 3 वर्ष तो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल बाटी या बाल बाटिका कह दिया जाएगा इसको। कक्षा उम्र जो होगी 3 से 6 वर्ष, और 3 वर्ष के लिए इसमें क्या है, मल्टी लेवल प्ले स्कूल टाइप होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी इसके अंदर। ठीक है, और फिर जो है 2 वर्ष होगा कक्षा पहली और दूसरी, यानी कि उम्र कितनी होगी बच्चे की, 6 से 8 वर्ष। फिर आती है प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, जो पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इंटर एक्टिविटी लर्निंग, इसमें क्या कक्षा 3 से 5 तक रहेगी ये, और 3 वर्ष के लिए ये लागू होता है, और उम्र होगी बच्चे की 8 से 11 वर्ष। फिर आती है मिडिल स्टेज, यानी मैथ्स, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी इसके अंदर। इसमें भी ये 3 वर्ष के लिए है, उम्र रहेगी बच्चे की 11 से 14 और कक्षा 6 से 8। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज, जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर और विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व रखते हुए करवाई जाएगी। ये 4 वर्ष के लिए, कक्षा 9 से 12, उम्र 14 से 18 वर्ष। ठीक है, अब देखो नए ढांचे में 5+3+3+4 है, ये ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, फिर जबकि 12 साल स्कूल में, या 3 साल यहां चले गए, फिर 12 साल स्कूल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मौजूदा ढांचे में आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे थे, यहाँ पे फिर जो है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, इसके अलावा बड़ी बातें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां ध्यान दो। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 कर दी गई है। ठीक है, और देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा स्थानीय भाषा को जोड़ने पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों को उस भाषा में ज्ञान दिया जाएगा जिस भाषा में अच्छी तरह समझते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया गया है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरह से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी की तरफ से तैयार होगा। इसमें इसे 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड में वही होता है 3 से 6 वर्ष, 3 से 8 नहीं, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से वापस अपन रिवीजन कर रहे हैं जो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एनईपी के तहत जो स्कीम्स चला रही है सरकार, वो सारी स्कीम्स, इनमें क्या है, इनमें अपन ने जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी है और नवाचार पढ़े हैं शिक्षा के, उनमें सब पढ़ लिया जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी के जो नाम आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं, तो उनको भी याद रखना। जैसे उल्लास वगैरह अपन पढ़ चुके, देखो पीएम श्री स्कूल अपन पढ़ चुके, अपन ने समग्र शिक्षा पढ़ ली, ये प्रेरणा नहीं पढ़ी है, इसको आप ध्यान रखें। अभी
उल्लास अपन ने पढ़ लिया, निपुण भारत पढ़ लिया, ठीक है, एनएमएम और एनपीएसटी ये भी एक नवाचार, विद्या प्रवेश पढ़ लिया, और विद्यांजलि, दीक्षा राइज वगैरह, ये पीएम ई विद्या ये भी पढ़ा, निष्ठा भी पढ़ा, है ना, और पीएम पोषण, ये सारे जो है इनिशिएटिव किसके अंदर है अंतर्गत, ये है आप लोगों के गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव अंदर एनईपी है, ठीक है, इसी के अंदर आए गए हैं ये, ठीक। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो आगे बढ़े। देखो अब ये आगे वही आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये आर्टिकल ऑलरेडी 2020 में जो है मैंने लिखा था, 9 अगस्त 2020 का ये अखबार है, 9 अगस्त 2020 के अखबार के अंदर आया था आपने ये आर्टिकल, ठीक है। तो इसको बाद में पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये भी आप लोगों के साथ में आ जाएगी, ठीक। तो आज की इस क्लास में अपन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपके पूरा एक चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास में ये आप लोगों की वॉल्यूम 2 वाली जो मेरी किताब आई थी ये वाली ये है, इसके अंदर अगला टॉपिक मैं बता देता हूं आप लोगों को देख के कि कल क्या पढ़ेंगे। तो कल अपन पढ़ने वाले हैं साथियों अपने, ये हो गया, इसके बाद में बचा है कल अपन आरटीई पढ़ेंगे, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये कल पढ़ेंगे। परसों पढ़ लेंगे अपन राजस्थान के संदर्भ में 2011 वाली नियमावली, है ना। उसके बाद में एक चैप्टर रहेगा जो सोमवार को पढ़ेंगे अपन, यानी कल तो शुक्रवार है लेकिन इस बार इस सप्ताह आपको एक क्लास एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं, शनिवार को भी, संडे को नहीं दूंगा। फिर इसके अलावा फिर सोमवार को अपन पढ़ लेंगे राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, और हो गया आप लोगों के शैक्षिक प्रबंधन पूरा, ठीक है। उसी के साथ शैक्षिक प्रबंधन पूरा, फिर बचेगी आप लोगों के 2 क्लासें मैंने बीच में छोड़ी है, वो बचेगी, एक तो बचेगी एनएच वाली, नेशनल हाईवे वाली बचेगी, और एक खेल और खिलाड़ी वाली बचेगी, मुझे ध्यान है अच्छे से। तो ये 2 क्लास होगी। उसके बाद में आप लोगों के 2-4 मैराथन दे देंगे, ज्यादा मैराथन आ कौन सके, 2-4 मैराथन देंगे। और अब बता दूं आप लोगों को, ये वार्षिकांक अब उपलब्ध हो चुका है मार्केट के अंदर, कल ही इसके जो है ऑनलाइन लिंक भी टेलीग्राम पे दे दिए थे। और भाई साहब ऑब्जेक्टिव के लिए अलग पुस्तक की जरूरत नहीं है, डिटेल के लिए अलग पुस्तक की जरूरत नहीं है, जो पेज खोलोगे वहीं पे आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसा पैटर्न चल रहा है उसी के अनुरूप इसके अंदर मेहनत की गई है। ये वन लाइनर नहीं है इस बार भाई, इस बार है आप लोगों के बहुत जबरदस्त मैटर आप लोगों को शामिल करके दिया है। और न सिर्फ ग्रेड 3 के लिए, आगे जो 2nd ग्रेड आप तैयारी करने वाले हो वो वाले बच्चे भी ध्यान दे देना, इस पुस्तक को लेकर अपने पास रख लेना, क्योंकि इस पुस्तक की इस बार हम सिर्फ 10,000 कॉपी ही प्रिंट करेंगे, उसके बाद में इसे बंद कर देंगे, यानी कि फिर आप लोगों को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसको लेकर जो 2nd ग्रेड देने वाले आगे, तो 2025 का पूरा कलेक्शन आप लोगों के इसके अंदर आ गया, ठीक है, 2025 का पूरा कलेक्शन। बाकी डिटेल वीडियो इसका मैंने बना रखा, उसके अंदर आप लोगों को कंटेंट भी बताया, उसके अंदर पेज भी बताया, उनके अंदर प्राइस भी बताई, सब कुछ आज सुबह ही वीडियो आप लोगों को बना कर दिया था, वो देख लेना, उसमें सारी सामग्री, उसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है, ठीक। तो वार्षिक अंक आ गया है अपना मार्केट में, पढ़ लो बढ़िया तरीके से, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, ठीक है। आज की इस क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।